आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सेविंग को एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में कैसे एक प्लान वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आप अच्छी खासी वेल्थ बना सको एंड इन्फ्लेशन को अच्छे लेवल पे बीट कर पाओ। तो ये वीडियो अगर आप जिंदगी हो या मिलेनियल हो, आप सबके लिए काम आएगी, क्योंकि इसका मेन टारगेट मेरी इस वीडियो का यही है कि मैं आपको बताऊँ कि आप अपने पैसे से कैसे इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो ना, कैसे रियल वेल्थ लॉन्ग टाइम में बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले ना एक हम लोग हिडन कॉस्ट जान लेते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो हम लोग नहीं समझते हैं। अगर हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में या एफडीज़ में, एंड एक बार बताता हूँ, मेजॉरिटी इंडियंस का पैसा अभी भी सेविंग अकाउंट और एफडीज़ में ही रहता है। हमें सेविंग अकाउंट में लगभग 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। मतलब अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए 1 साल के लिए रखें तब आपको जाके 3,000 या 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। यहीं पे आपको एफडीज़ मतलब फिक्स डिपॉजिट आपको 6 से 7% देते हैं एट मैक्स, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलता। आपने देख लिया कि हाँ, अगर मैं आपने अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो आपको 3 से 4% मिल रहा है, एफडीज़ में रखा है, फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं तो आपको 6 से 7% मिलेगा। लेकिन अब एक बात ये जानिए, जो इंडिया का रियल इन्फ्लेशन रेट है ना, ऐसे जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो तो हमारा 5% है। तो आपको लगेगा अभी भी हाँ चलो मैं एफडीज़ में रखता हूँ तभी भी 2% से लीड कर रहा हूँ। बट मैं जो रियल इन्फ्लेशन है इंडिया का, जो रियल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, जैसे जो प्रीमियम हायर एजुकेशन होती जा रही है, जैसे एजुकेशन कितनी ज़्यादा फीस बढ़ती जा रही है, हम हेल्थ केयर अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, अर्बन हाउसिंग इंक्लूड कर लूँ कि अब कितने महंगे महंगे घर बनने लगे हैं, कितनी ज़्यादा हमें दवाओं में कितना ज़्यादा खर्चा आने लगा है, एंड पढ़ाई कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, अगर मैं वो उसका इन्फ्लेशन इंक्लूड करूँ तो वो कम से कम 8 से 10% इंडिया में। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपने अपना पैसा एफडी में रखा है एंड एट मैक्स तो 7% से ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इन्फ्लेशन है ना, जो रियल इन्फ्लेशन है इंडिया का, वो 10% है। तो इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखी अपनी वैल्यू 2 से 3% पर ईयर खो रहा है। मतलब अगर आज आपने 1 लाख रुपए रखे तो नेक्स्ट ईयर 97,000 होंगे, मतलब उसने अपनी 3% वैल्यू खो दी। तो इसीलिए कभी भी अपना पैसा ना सेविंग अकाउंट में ना एफडीज में कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि ये सारा आपके पैसे को बहुत डिप्रिशिएट करेंगे और ये सही जगह नहीं है अपने पैसे को पार्क करने के लिए। अब बात करते हैं कि अब हमें इसमें करना क्या है। मैं आपको पूरा सा एक प्लान देता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। 3-4 स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हो। सबसे पहले BOR रक्षा कवच, यानी कि इन द सेंस मैं बोल सकता हूँ आपको एक इंश्योरेंस लेना है, अपने आप को इंश्योर करना है। देखो, सबसे पहले एस्टैब्लिश अ डिफेंसिव शील्ड बिफोर पुटिंग एनी मनी इन द वोलेटाइल इंडियन इक्विटी मार्केट। देखिए, ये सबसे जरूरी स्टेप होता है। अगर आपको पता है कि हाँ चलिए इंडिया स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक गाइड करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपके पास इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तीनों ही आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। अगर नहीं, एटलीस्ट आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि नो मैटर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन अगर आपके पास खुद की कोई इमरजेंसी फंड नहीं है जो आप अगर कभी आपका अचानक तबीयत खराब हो आप यूज़ कर सको, तो इसके 99% चांस होते हैं कि कभी ऐसे फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएंगी कि आपकी तबीयत खराब होगी एंड आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप पूरा स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लोगे एंड बैक टू जीरो। तो ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, नो मैटर आप इन्वेस्टिंग अभी नहीं 6 महीने साल भर के बाद शुरू करिए, बट पहले अपना आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि इमरजेंसी रिजर्व होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपके पास आपके 6 से 12 महीने के खर्चे होने चाहिए। कि 6 से 12 महीने मतलब अगर आपकी जॉब आज चली जाती है तो आप एटलीस्ट 6 से 12 महीने बिना किसी प्रेशर के सर्वाइव कर लो, इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। एंड आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान का मतलब होता है कि अगर आपके अचानक डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली वालों को कितने पैसे मिलेंगे। तो ये एटलीस्ट माना जाता है कि अगर आपकी एनुअल सैलरी के लगभग 10 से 15 टाइम्स का ये होना चाहिए। मानिए अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपके पास लगभग 1.5 करोड़ का आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपके पास एक सेपरेट हेल्थ कवर हो, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं या जो गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, उनको सरकार भी और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो एक इंश्योरेंस देती हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो कंपनी आपका पैसा उठाती है, लेकिन वो ये कवर भी उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए आप अपना एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें कि अगर आपको कभी कोई सीरियस इलनेस होती है तो अब वो आपको आगे चल के उसमें हेल्प करेगा। सिक्योर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज। केवल अपनी कंपनीज के ऊपर या सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहें
अपना अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। अब फेज दूसरा, इसमें क्या हमारा हमें अपना गोल डिसाइड करना है और अपना टाइम पीरियड डिसाइड करना है। तो अब आपको मैं रियल बताता हूँ कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसके हिसाब से आपको किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस एसेट क्लास का क्या रिस्क प्रोफाइल होगा एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले अगर आपका कोई ऐसा पैसा है जो आपको 3 साल से कम के लिए आपके पास है, मानिए आपके पास ऐसा पैसा है जिससे आपको 3 साल के अंदर ही जरूरत पड़ेगी, तो उसे आपको स्टॉक मार्केट में लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है लिक्विड फंड में रख दीजिए, या बैंक में स्वीप इन एफडीज कर दीजिए। मतलब ये ऐसी एफडीज होती हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मानिए आपने स्वीप एफडी लगा रखी है, तो आपको एक अमाउंट सेट करना होता है। मानिए अगर आपने सेट कर रखा है कि मेरे अकाउंट के अगर कभी भी 1 लाख के ऊपर मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं तो आप उसकी एफडी जरूर कर दीजिए। तो क्या होगा, कभी भी अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पैसे होंगे तो बैंक आपकी उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली उसकी एफडी बना देगा एंड उसको आपको एफडी के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। बाकी आपको जो 1 लाख से नीचे का जो पैसे रहेंगे उसमें तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो 3 से 4% मिलेगा वही मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर वाला अमाउंट तो आपको एफडीज का रिटर्न मिलेगा, मतलब 6 से 7% का। तो इसका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही कम होता है। आप भी जानते हो कि लिक्विड फंड भी बहुत ज़्यादा ही रिस्क फ्री होते हैं, इनमें कभी भी डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा पैसे रखने का मेन गोल क्या है, यहाँ पे हमारा मेन है कि कैपिटल प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि ये पैसा हो सकता है मानिए आपको शायद 2 साल बाद हाउस की आपको कोई घर खरीदना, उसकी डाउन पेमेंट करनी हो, या आप इमरजेंसी फंड्स रख रहे हो तो उनको आपने इन्हीं जगह रखना है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा पैसा है जिसको आपको 3 से 7 साल के बीच में जरूरत है तो उसे आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। एंड मैं मानता हूँ कि हाँ ये टाइम होराइजन ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा पैसा है जो कि आपको 5-6 साल में चाहिए तो आप उसे थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बैलेंस फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में ज़्यादा ले सकते हो। ऐसे फंड जो हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा उतना वॉलेटाइल जगह नहीं इन्वेस्टमेंट होता और लगातार आपको रिटर्न आती रहती है। इसका जो रिस्क प्रोफाइल होता है काफ़ी मॉडरेट होता है। एंड हमारा यहाँ पे मेन गोल क्या होता है कि हमें बस इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि ये पैसा हो सकता है मानिए आपको अपने बच्चे को 5-6 साल के बाद आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए देना हो, या आप कोई मैरिज प्लान कर रहे हो उसमें आपको ये पैसा लगाना हो, तो वो ये पैसा होता है। तो उसको आपको डायरेक्टली पूरा यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स में नहीं लगा देना चाहिए। उससे आपको आराम से कोई ऐसे फंड ऐसी जगह रख देना चाहिए जिससे आप इन्फ्लेशन बीट कर पाओ। यहाँ पे आपका मेन गोल ये नहीं है कि आपको उस पैसे से बहुत अच्छा रिटर्न बनाना है। यहाँ पे आपका मेन गोल ये है कि बस आप वो पैसे को इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो बस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप कोई हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं, या आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। गोल्ड भी अच्छा खासा रैली दे रहा है। एंड कभी फिजिकल गोल्ड मत बाय करिएगा, आप गोल्ड की ETF बाय कर सकते हैं। एंड लास्ट में, अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसको आपको कम से कम 7 साल कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसे एकदम आसानी से इक्विटी मार्केट में जरूर लगाएं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी आप सेफ खेलना चाहते हो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, ज़्यादा मार्केट की समझ नहीं है, ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, तो ये आपको एकदम आइडियल प्लान में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसको आपको 7 साल से के लिए ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही आपको काम लगेगा, तो आप क्या करिए, आप अच्छा सा कोई स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। इसमें तो मैंने लिख रखा है कि एकदम सिक्योर होने के लिए आप निफ्टी का इंडेक्स फंड ले सकते हो, या फ्लेक्सी कैप फंड्स आप ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो आप मिड कैप फंड्स में भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप में उतना मत जाइएगा, क्योंकि स्मॉल कैप थोड़ा वोलेटाइल होते हैं। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल थोड़ा हाई है, क्योंकि आप भी जानते हो इक्विटी में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती। ये कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ अगर पास्ट में इस फंड ने 12% का रिटर्न दिए तो आगे भी 12% का देगा। हाँ, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 12% की हमें रिटर्न देगा, बट गारंटी नहीं होता। एंड यहाँ पे हमारे पैसे से मेन गोल क्या है कि हमें यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करनी है। क्यों, ये में भी आपका पैसा रिटायरमेंट के लिए हो सकता है, या आपको जनरेशन वेल्थ बनानी होती है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पैसा हम फ्लेक्सी कैप फंड में रख सकते हैं। इंडेक्स फंड में आप यहाँ चाहे ना रखिए, लेकिन एक्टिव फंड्स में रखिए। आप फ्लेक्सी कैप फंड को ज़्यादा चूज कर सकते हो, मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा कि ये थोड़ा सा लेस वोलेटाइल होते हैं, अच्छे खासा रिटर्न देते रहते हैं। पार्ट 2 हमारा होगा कि हमने अपना गोल डिसाइड किया, उस टाइम होराइजन डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने एसेट क्लास को चूज किया कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपको बताता हूँ 3 ऐसे साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, जिससे अगर आपने नोटिस नहीं किया ना तो ये आपकी वेल्थ को बहुत अच्छे लेवल पे इरोड करते हैं। जो सबसे पहला है वो है आप रेगुलर म्यूचुअल फंड बाय कर लो। ये सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर होता है, क्योंकि ब्रोकर्स एंड एजेंट सेल रेगुलर म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेचते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें उनका कमीशन इंक्लूडेड होता है। अगर आप किसी के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड बाय करोगे तो वो हमेशा आपको रेगुलर प्लान ही बेचेगा। क्यों, क्योंकि उसका कमीशन इंक्लूड होता है। उसको जब तक आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तब तक उसको उसका कमीशन जाता रहेगा। तो कोई भी चाहेगा कि उसी का फायदा हो। तो इसीलिए हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड बाय नहीं करना है, हमेशा आपको डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान बाय करना है। हमेशा कभी भी आप जब भी फंड का नेम में जाओ तो हमेशा उसको बगल में लिखा रहता है ये डायरेक्ट है कि रेगुलर, तो आप एक बार चेक जरूर करना। एंड अगर ना हो तो वहीं पे साइड में एक बार हमें हर जगह हर ब्रोकर ऐप में ये सेटिंग होती है कि आप वहाँ जाके चूज कर सकते हो डायरेक्ट प्लान या आपको रेगुलर प्लान चाहिए।
तो हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही चूज़ करना है। एंड दूसरा चीज़ ये है पोर्टफोलियो ओवरलैप। देखिए, अब आपको क्या लगता है कि आप बहुत सारे फंड्स ले लोगे स्टॉक मार्केट में, आपने एक फ्लेक्सी कैप 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड ले लिए, 2-3 निफ्टी के इंडेक्स फंड ले लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। नहीं, ये आपने कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया, क्योंकि अगर आप एकदम थोड़ा सा फंड में जो स्टॉक उसके जाके नाम चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन फंड्स में सेम ही कंपनी ले रखी है, क्योंकि ये सारे फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इंडिया में लार्ज कंपनी कितनी है, 100 कंपनी है। तो ये लोग चाह के भी ना अलग अलग कंपनी नहीं ले सकते, इन सबको ही सेम कंपनी लेनी पड़ती है। इसीलिए इन जितने भी फंड होते हैं इनकी जो रिटर्न होती है हमेशा आसपास ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी सेम कैटेगरी के बहुत सारे फंड मत ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा। हमेशा क्या करिएगा, हर कैटेगरी से एक एक फंड आप चूज़ कर सकते हो, और हमेशा चेक करिएगा कि ओवरलैप ना हो। ओवरलैपिंग कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है ना कि आपके रिटर्न बहुत कम हो जाते हैं। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा लोगों के पैसे बर्बाद करता है, जिसमें लोग बहुत लालच में आते हैं, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रैप। कभी भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग मत करिएगा। मैं इतने साल से मार्केट में, मैंने आज तक 1 रुपये का भी ट्रेडिंग नहीं करी। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करी है, अच्छे स्टॉक में ही पैसे लगाए, कभी भी इंट्राडे नहीं किया है कि एक दिन बाय करो उसी दिन सेल करो, ये सब कुछ नहीं किया। मैं भी शायद मुझे आता नहीं है, या मैंने कभी सीखने का भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है जितना मैंने आज तक पढ़ा है उस हिसाब से कभी भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग में बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, सिर्फ 1% लोग पैसा बनाते हैं। वो लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। मैंने तो आज तक अपने आसपास किसी को नहीं देखा जिसने एफ-एन-ओ ट्रेडिंग करके बहुत अच्छे पैसे बनाए। तो अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, ज़्यादा मार्केट की समझ नहीं ना, तो प्लीज़ एफ-एन-ओ ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही मत करिएगा। तो ये 3 साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, और कभी भी आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और कभी भी आपको एफ-एन-ओ ट्रेडिंग नहीं करना है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन देता हूँ कि मानिए आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, एंड वो आप 15 साल के लिए करते रहते हो। तो अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ करो, मतलब एक साल में आपने लगभग 1,20,000 रुपये लगाए, 10 साल में लगभग आपने 12 लाख रुपये लगाए, एंड 15 साल में लगभग आपने 18 लाख रुपये इसमें लगाए, ठीक है। तो अब ये 18 लाख रुपये आपने रखे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक। अगर आपने वही पैसा, यही 18 लाख रुपए अगर आप सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दोगे, तो ये आपके लगभग 24 लाख रुपए बनेंगे, यानी कि 24,30,000 रुपए बनेंगे। अगर इसी को आप फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दोगे तो ये लगभग आपके 31,20,000 रुपए बनेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक स्टॉक मार्केट में लगाते हो और सबसे सिक्योर फंड में रखते हो, सबसे सेफ जगह रखते हो, निफ्टी 50 में सिर्फ लगा देते हो, मतलब पूरी ब्रॉड मार्केट ही आपने खरीद ली, तो वहां पे अगर आप सिंपल बस लगाते रहते, कुछ आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, वो आपका पैसा 15 साल में लगभग 51,50,000 रुपये बनता है। तो आप खुद देखिए, एटलीस्ट अराउंड मैं कह सकता हूँ आपका 70-80% ज़्यादा कॉर्पस बन रही है एफडी के रिटर्न से। एंड अगर मैं उसको ही सेविंग अकाउंट से कंपेयर करूँ तो एटलीस्ट आपकी डबल से ज़्यादा का रिटर्न बन रही है। एंड ये आप एकदम एक स्टॉक मार्केट में भी एकदम सेफ जगह पैसे लगा रहे हो। निफ्टी 50 सबसे सेफ जगह। अगर आपको कुछ नहीं पता, सिंपल से एक इंडेक्स बाय करके छोड़ दीजिए, इंडेक्स में पैसे लगाते रहिए, जितने लेवल पे इंडेक्स ग्रो करेगा उतना आपको रिटर्न आ ही जाएगा। एंड वो भी रिटर्न आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हो ना, तो इंडेक्स बाय करके छोड़ दो, लेकिन अपना पैसा सेविंग अकाउंट में मत पड़े रहने दो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कभी भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट में मत पड़े रहने दीजिएगा। ये बहुत बेकार चीज़ है, अपना पैसे की वैल्यू खोना ये सबसे बेकार काम है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन में 8-10 दिन से काम करते हैं, क्यों? कि हम कुछ पैसे कमा सकें। जब उस पैसे को कमाते हैं ना, अब सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख के उसकी वैल्यू जाने दें, ये तो गलत होगा। अब आपको एक सेटअप देता हूँ। ये DIY का मतलब क्या है? डू इट योरसेल्फ सिस्टम। कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चूज करना है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को, ठीक है। प्लेटफॉर्म आप चूज करिए, आप कहीं भी अपना अकाउंट खोल सकते हो, ग्रो, जीरोधा, आप कहीं भी खोल सकते हो। मेरा जीरोधा का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड उसमें एक ये चीज़ है कि अगर आप मेरे लिंक से जीरोधा का अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपकी खुद पर्सनली हेल्प करूंगा, आपकी एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाने में, आपकी म्यूचुअल फंड को बाय करने में आपको पूरा गाइड करूंगा, अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो। एंड दूसरा आपको क्या करना है, वहाँ पे फिर आप जाकर अपना पूरा KYC करिए, सारा पेपरलेस हो गया है। एंड हमेशा डायरेक्ट फंड को ऑफ करिएगा एंड ग्रोथ फंड को ऑफ करिएगा, कभी भी रेगुलर फंड को मत चूज करिएगा। एंड SIP को हमेशा ऑटो पे भी लगा दीजिए कि एक बार आप लगा दोगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। पर मंथ आपकी SIP स्पेसिफिक डेट को अपने आप कटती रहेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज करिए। मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रो चूज करिए, एंड उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप वहाँ से अकाउंट फ्री में खोल सकते हो। आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड उससे आप मुझे इनडायरेक्टली मुझे हेल्प ही करोगे। दूसरा, अपना KYC कंप्लीट करिए, एंड आप उसके बाद आप क्या होगा कि 24 आवर्स के बाद अपने आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। हमेशा म्यूचुअल फंड बाय करने जाओ तो हमेशा ग्रोथ प्लान एंड डायरेक्ट प्लान चूज करना है, कभी भी रेगुलर प्लान नहीं चूज करना है। चौथा चीज़ क्या करनी है कि आपको अपनी SIP ऑटो पे लगा देनी है, कि आपको पर मंथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर मंथ उस जिस डेट को आपने चूज किया होगा उस दिन आपकी SIP अपने आप कट जाया करेगी, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग बहुत से लोग होते हैं जो SIP को बुरा कहते हैं,
इवन हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आपको बहुत मार्केट की समझ है तब आपको SIP नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है और आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि SIP सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि SIP की कंसिस्टेंसी ना मार्केट बहुत अच्छे से बीट करती है rather देन टाइमिंग द मार्केट। अगर आप सोचते हो कि नहीं जब मार्केट गिरेगी तब मैं एकदम टाइम करूंगा ना, कभी भी आप टाइम से SIP को रिटर्न को बीट नहीं कर पाओगे। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट इन अ हाई वैल्यूएशन एनवायरनमेंट इज अ मेजर पोर्टफोलियो किलर। स्टडी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग दैट इज SIP कैप्चर द मार्केट लो एंड हाई ऑटोमेटिकली। देखो इसमें मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि कभी भी मार्केट को ना टाइम करने का ट्राई मत करिएगा। सिंपल सा जैसे आपके SIP जाती है उसे जाने दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका DC होगा, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आएगी, मतलब मैं कह सकता हूँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी, जिससे क्या होगा कि आपका रिटर्न ओवरऑल लॉन्गर टाइम होराइजन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आएगी तो आपका रिटर्न ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आपके XIR जो ग्रोथ होगी ज़्यादा बनेगी। एंड सबसे अच्छा फायदा यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट करने का कि टैक्स इफिशियंसी है अंडर सेक्शन 112A, मतलब 112A के तहत हमें क्या होता है कि 1.25 लाख की छूट मिलती है। इसका मतलब 1,25,000 तक का जो हमारा गेन होता है एनुअली, उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ये एनुअल टैक्स फ्री इक्विटी प्रॉफिट है कि इतना प्रॉफिट हर साल बुक कर सकते हो और इस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेने वाली है, क्योंकि नए बजट यूनियन बजट रिफॉर्म के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है LTCG है ऑन इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्स, ये फ्लैट 12.5% है। जैसे कि हम खुद ही देख रहे हैं कि अब जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे बढ़ा दिया गया, वो 10% से बढ़ के 12.5% हो चुका है, जो कि फ्लैट है, वो सबके लिए बराबर है। अगर आपने स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो उसमें आपको ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो। सिंपल सा आपको वहाँ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप मानिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप हर ईयर लगभग 1,25,000 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो और उस पर आपको सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। द फर्स्ट 1.25 लाख मतलब 1,25,000 ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेड इन द सिंगल फाइनेंशियल ईयर रिमेन इंटायरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। आप खुद देखिए कि 1,25,000 तक तो आपको कोई टैक्स ही पे नहीं करना है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इससे क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इससे हम चाहें तो अपने वो पैसा निकाल सकते हैं, उसे आप और लगा भी रहने दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। मैं तो लगा रहने देता हूँ। अब आपको एक आइडियल एसेट एलोकेशन बताता हूँ जो कि इंडिया में रहकर हमें फॉलो करना चाहिए, एंड ये सबसे बहुत ही सेफ बता रहा हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक इक्विटी में अगर पैसा लगाना तो आप हम निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हैं, या मिड कैप इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाइए। लगभग 60% आप अपना पैसा निफ्टी 50 में लगा दीजिए, या मिड कैप इंडेक्स फंड में लगाइए, या उसी में आप थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप फंड में ले सकते हो। और आप डेट का भी यूज़ कर सकते हो, आप डेट फंड में भी पैसे लगा सकते हो। मतलब आपको जितना पैसा उसका 60% तो आप पहले निफ्टी 50 या मिड कैप फंड में लगाइए, उसमें जो फिर आपके पास जो 40% बचा उसका 20% आप क्या करें, उसको हम डेट फंड में लगाएंगे। डेट फंड में क्यों लगाएंगे, इससे हमें रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड भी चूज़ कर सकते हो या आप स्वीप FD भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद हमें अपना 10% पैसा आपको हमें गोल्ड ETF में जरूर लगाना है। गोल्ड भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमें होना चाहिए, 10% नहीं तो एटलीस्ट 5% होना चाहिए। एंड चौथा पॉइंट जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, हमें ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना है। हमें और भी वर्ल्ड की मार्केट जैसे USA में जरूर पैसे लगाने हैं। तो हम इंडिया में बैठे बैठे ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं कि हम USA में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, तो एटलीस्ट आपका 10 से 15% इंडिया के बाहर भी लगा होना चाहिए। ये एक आइडियल वेल्थ पोर्टफोलियो था जो कि मेनली हम लोग इंडियन के लिए मैंने बनाया है, जिसमें हम क्या है डोमेस्टिक स्टॉक भी इंक्लूड कर रहे हैं एज अ डिफेंसिव कैश हेज, गोल्ड एंड ग्लोबल एक्सपोजर हम सब ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम स्टॉक मार्केट में हमने यहाँ पैसा लगाया, हमने कुछ डेट फंड में भी पैसा लगाया, हमने गोल्ड में भी पैसा लगाया, एंड उसके बाद हमने इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई किया। तो ये सबसे सिक्योर एक आइडियल एलोकेशन है। अगर आपको कुछ नहीं पता ना तो आप इसी हिसाब से आप अपना एलोकेशन करते जाइए। कि मानिए आपको 100 रुपये है तो आप 60 रुपये आप सिंपल सा निफ्टी 50 में लगा दीजिए या मिड कैप इंडेक्स फंड में किसी में लगा दीजिए। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप मिड कैप फंड में लगाएं, वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। उसके बाद 20% जो आप 20 रुपये आप अपना डेट फंड में लगाएं, जिससे आपको रेगुलर कुछ इनकम आती रहेगी, कैश फ्लो बना रहेगा। एंड 10 रुपये आप अपना गोल्ड में लगाते हैं, बाकी का 10 रुपये आप USA की मार्केट में लगा दीजिए। ये था अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप वेल्थ का रोड मैप कि आपको कैसे वेल्थ बिल्ड करनी है। तो पहला स्टेप क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, एक शील्ड बिल्ड करिए। सबसे पहले एक टर्म प्लान लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी आएगी एंड कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपकी जो वेल्थ है वो इरोड नहीं होगी। दूसरा है ओपन डायरेक्ट ब्रोकरेज अकाउंट, सेटअप अपना सब कुछ सेटअप करिए ना, अपनी एक SIP अच्छे से शुरू कर दीजिए। आप जिस फंड में भी करना चाहते हैं टोटली फ्री है। चौथा है आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई रखना है। मिड कैप फंड में आपको पैसे लगाने हैं, डेट फंड में आपको पैसा लगाना है, गोल्ड में कुछ पैसा रखना है, एंड इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना है। एंड आपको ऑन रोज अपना पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली या 6 मंथ में एक बार या 1 साल में एक बार अपना फंड जरूर देख लीजिए, उससे ज़्यादा देखने का आपको जरूरत नहीं है। तो अपने SIP आज से शुरू करिएगा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अभी आपके पास होगा, अगर आप यंग हो जैसे जो मैं हूँ,
मेरे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड आप अगर आपके पास टाइम नहीं भी, अगर आपकी एज 30 या 40 की होगा तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जब से भी स्टार्ट करो तब से अच्छा होता है। आज की वीडियो ये तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।